अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन और मैं हूँ आयशा अंसारी। सबसे पहले क्रिकेट के मैदान से खबर शामिल करें और बात करते हैं कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वो बोले कि सीरीज हारने का बहुत अफसोस है, सीरीज हारना कोई खुशी वाली बात नहीं है, मायूस कुन बात ही है। सीरीज की कारकर्दगी पर कोई वजाहत पेश करने नहीं आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने अच्छी क्रिकेट ही नहीं खेली। मिसबाह उल हक ने हार जीत किस्मत का खेल करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हमने गलतियां की, कैचेस ड्रॉप हुए, जिस तरह बैटिंग और बॉलिंग करना थी वो भी नहीं कर पाए। आई थिंक एक्सक्यूज़ के लिए नहीं आया या कोई ऐसी वो करने नहीं आया। ऑब्वियसली वी लॉस्ट द सीरीज़, जो भी परफॉर्मेंसेस थी डिसअपॉइंटमेंट है, सारी टीम को है, मुझे भी है। बिकॉज जब आप इतना कुछ अचीव करते हैं पाकिस्तान के लिए और नंबर 1 आप पोजीशन पे पहुंचते हो टेस्ट में खेलते हुए, और उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंसेस जब आती हैं तो ये बाकी लोगों के लिए छोड़ें, हमारे लिए या मेरे लिए कोई ऐसी प्लीजिंग या कोई अच्छी खुशी वाली बात नहीं है। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस चीज़ की। तो मिसबाह उल हक उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये कहा कि सीरीज़ हारना कोई खुशी वाली बात नहीं है, मायूस कुन है। सीरीज़ की कारकर्दगी पर कोई वजाहत पेश करने नहीं आया। ये कहा गया मिसबाह उल हक की जानिब से कि हमने फील्डिंग में काफ़ी सारी गलतियां की, कैचेस भी हमने ड्रॉप किए, जिस तरह हमने बैटिंग की और जिस तरह से हमें बॉलिंग करना थी वो नहीं कर पाए। तो आपको बताते चलें कि मिसबाह उल हक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मिसबाह उल हक ने हार जीत किस्मत का खेल करार दिया। उन्होंने सारी जिम्मेदारी कोरोना पर भी डाल दी और ये भी कहा कि पूरी कोशिश की कि अगर हारे भी तो फाइट करके हारे, लेकिन मायूस कुन कारकर्दगी थी। सीरीज़ हारना कोई खुशी वाली बात नहीं, ये कहा मिसबाह उल हक ने। और ये भी कहा कि सीरीज़ की कारकर्दगी पर कोई वजाहत पेश करने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मैं कोई वजाहत पेश करने नहीं आया, लेकिन एक तरह से अपनी गलतियां तस्लीम भी करता हूं। हमने कैचेस ड्रॉप किए और बैटिंग और बॉलिंग जिस तरह करना चाहिए थी उस तरह हमने नहीं की। उन्होंने कहा कि अच्छी फील्डिंग नहीं कर सके हम इस सीरीज़ में। मिसबाह उल हक जो कि हेड कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि सीरीज़ हारने का बहुत अफसोस है, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम सीरीज़ हार गए। हमारे साथ शोएब जट मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शोएब जट, खास से मायूस कुन नजर आए आज मिसबाह उल हक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन साथ ही साथ गलतियां भी तस्लीम की। उन्होंने कहा कि अच्छी फील्डिंग नहीं की और कैचेस बहुत ड्रॉप किए हैं। दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, इस बयान करने का मकसद ये है कि इसके पीछे एक थीम है कि किस तरह से इसको हमेशा चीज़ को स्पिन किया जाता है। और एक ये स्पिन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कल का वो जो इंटरव्यू भी यूट्यूब पे चल रहा है वो कावे मुसावी का, तो उसने भी स्पिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये स्पिन करते हैं। तो वो जब आया तो उसको भी स्पिन करने की कोशिश की गई पनामा के फ़ैसले को, और एक बयानिया गढ़ा गया कि जी हमें तो करप्शन के ऊपर तो नहीं निकाला, ये तो एक अकामे के ऊपर निकाल दिया गया। ये अकामे की थोड़ी तफसील में आखिर में आऊँगा, लेकिन आपको करप्शन के ऊपर ही निकाला गया, आपको मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही निकाला गया, आपको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सज़ा भी मनी लॉन्ड्रिंग और ये करप्शन के ऊपर हुई है। नैब का कानून आप पढ़ लीजिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम टेस्ट पास कर चुका है, इसके ऊपर 12 जजमेंट्स हैं। अजीज़ मेमन की एक बड़ी रिपोर्टेड जजमेंट है, उसके अलावा असफंजार वली की जजमेंट है। प्रिजम्पशन जो है कानून के अंदर कि अगर आपके असासे भी पकड़े जाते हैं और आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं तो कानून का जो प्रिजम्पशन है वो ये है कि आपने ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से कमाए हैं, अनलेस आप प्रूव कर सकें कि आपके ज़राए क्या हैं। यहाँ पे मैं मिसाल देना चाहूँगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए। कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने 30-35 साला एक पाई जो उन्होंने अपने मेहनत से एज अ स्पोर्ट्समैन कमाई थी उसका पूरा हिसाब और मनी ट्रेल दिया और अदालत उज़्मा से सादिक और अमीन करार पाए। अब यहाँ पे डिमांड ये है कि ये चूँकि पटवारियों जैसा चाहते हैं कि वो करप्शन ये समझते उसको जिस तरह से वो एंटी करप्शन वाले ट्रैप रेड में पटवारी को पकड़ते हैं कि वो 400 रुपया या 4000 रुपया किसी से ले रहा हो तो उस पर नोट जो हैं वो निशान वाले होते हैं तो उनको पकड़ा जाए। तो अब नवाज़ शरीफ साहब की ये वाली ख्वाहिश पता नहीं कब पूरी होगी, लेकिन इसके अलावा लीगली तमाम अदालतों से ये साबित हो चुके हैं। अच्छा, अब ये चूँकि ये सब में शामिल है, ये झूठ खुद नहीं बोलते थे, इनके साहबजादे भी आपने देखा वो इंटरव्यूज़ आए थे। फिर एक साहबजादी मरीम नवाज़ और मरीम सफदर, वो भी कन्फ्यूजन रहती है।
उनका फरमान ये है कि जी शुरू में फरमाया था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उसी जिस अकामे का रोना रोते हैं उसी अकामे की आड़ में जो 1 अरब से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई सऊदीया से पाकिस्तान हिल मेटल के नतीजे में, उसकी एवज़ हज़ारों कनाल ज़मीन यहाँ पे ख़रीदी और वो भी किस तरह से कोड़ियों के बाई ख़रीदी, वो भी एक लंबी दास्तान है। लेकिन झूठ का एक सिलसिला है और अब रिसेंट उस झूठ के सिलसिले में कनेक्शन ये है अभी की स्टोरी में कि जब ये लंदन से खबर आई कि लंदन की हाई कोर्ट ने एवनफील्ड की अटैचमेंट का मुकदमा खारिज कर दिया, इतनी खबर थी, ना किसी ने ऑर्डर देखा, ना देखा कि उसके अंदर किस बाबत ये ऑर्डर जारी हुआ है। और मुझे नहीं पता कि ये मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ साहब कुछ पढ़ते लिखते हैं या कोई ऑर्डर देखते हैं या बयानबाजी करने से पहले, या कोई इनके वकील भी होंगे, ज़ाहिर बात इतने मालदार लोग हैं, इतने मियाँ साहब तो शिकायत भी करते रहे कि वकीलों को फ़ीस दे दे के उनका हाल बुरा हो गया, पता नहीं किसी से मशवरा करते हैं या वैसे ही जो बयानिया है वो झूठ के ऊपर मबनी है। तो इन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने, मैंने देखा था उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया लंदन में कि देखें जी बिल्कुल हमें तो बरी कर दिया, लंदन की अदालत ने बरी कर दिया एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर। मरीम नवाज़ के मैं ये ट्वीट्स भी प्रिंट करके ले आया हूँ, 2 ट्वीट्स इन्होंने इसके ऊपर किए जिसमें वो ये कहती हैं कि जी माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमात ढूंढने के लिए 2 करोड़ 87 लाख डॉलर अदा किए गए, फिर भी नाअहली के लिए कामे और सज़ा और जज अरशद का सहारा लेना पड़ा, एवनफील्ड केस की असलियत भी सामने आ गई। अच्छा, उसके बाद ऊपर भी यही इनकी ट्वीट थी, नवाज़ शरीफ साहब का भी यही इंटरव्यू था। अब इस तनाज़ुर में पहली तो चीज़ ये है कि एक दफ़ा से फिर मरीम सफदर का नवाज़ शरीफ साहब का झूठ पकड़ा गया। दोनों चीज़ों पे आ जाते हैं, ब्रॉडशीट क्यों हायर की गई, ब्रॉडशीट ने क्या किया नहीं किया, वो एक अलग बहस है, और उसके ऊपर भी जो कावे मौसावी का इंटरव्यू है। लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो एक दफ़ा फिर इनकी तमाम चीज़ों के ऊपर निशानदेही करते हैं। अब जो पहली तो बात है कि जब आ जाते हैं जो इन्होंने कहा कि कावे ये ब्रॉडशीट के मुकदमे में इनको बरियत होगी और लंदन के एवनफील्ड अपार्टमेंट साबित हो गए कि ठीक थे। जो कल का इंटरव्यू अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके अंदर जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो ये कहता है कि इट इज़ पैक ऑफ लाइज, दे ट्राइंग टू स्पिन द फैक्ट्स, कंप्लीट लाइज। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट रेट स्पिन है, यानी कि चीज़ों को ये घुमाने की कोशिश करते हैं अपने फेवर में। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उसकी इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि सन 2012 में नवाज़ शरीफ के किसी नेफ्यू ने, अब वो भांजा है या भतीजा है, उनमें से किसी ने कावे मसावी को ब्राइब करने की कोशिश की, उसको रिश्वत देने की कोशिश की कि वो अपने क्लेम से दस्तबरदार हो जाए। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जितने भी आप लोगों के रिपोर्टर्स हैं जो लंदन में हैं, जो उनके साथ हर वक्त वॉक पे नहीं जाते, उनके अलावा जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट काम करते हैं, उनका हक बनता है कि नवाज़ शरीफ साहब पूछें कि वो कौन सा भांजा है, भतीजा है, क्या ये उस मसावी का बयान दुरुस्त है कि उसने आपको ब्राइब करने की कोशिश की, और अगर नहीं है तो नवाज़ शरीफ साहब के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है। उसको, वो भी लंदन में है, ये भी लंदन में आजकल फारिग हैं और तो कुछ शुगल है नहीं, तो उसको सुई कर लें डैमेजेस में, डेफेमेशन में। तो एक तो उसने ये कहा। अच्छा, दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि आर्बिट्रेशन ये था क्या, ब्रॉडशीट का मामला। ब्रॉडशीट, और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, ब्रॉडशीट एक एसेट ट्रेसिंग कंपनी थी जिसको सन 2000 के लगभग हायर किया गया एक एग्रीमेंट के तहत कि आप, ये 200 लोगों की लिस्ट है उस वक़्त का जो नैब था उसने, और इनके जो एसेट ट्रेसिंग है और इनके ख़िलाफ़ शवाहिद इकट्ठे करने में ये इदारा हमें असिस्टेंस देगा। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। और उसके बाद ये मैं आपके सामने बिल्कुल फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ इनकी जजमेंट्स के अंदर से, और उसके बाद जो भी इसके अंदर से सबूत सामने आएंगे उसके नतीजे में जो भी रिकवरीज़ होंगी उसमें उनको 20% मिलेगा। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस वक़्त कुछ वक्त गुजरने के बाद ब्रॉडशीट के साथ ही एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया, इसलिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नैब का ये मानना था कि वो उन्हें कोई खातर ख्वाह असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और वो ख़ुद से ही एविडेंस ढूंढ लेंगे और सब कुछ कर लेंगे। मामला वहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वो सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद इन्होंने ब्रॉडशीट आर्बिट्रेशन में चली गई अपने उस मुआहदे के तहत, और मुआहदे के तहत उन्होंने आर्बिट्रेशन में से ये डिमांड की कि आपने चूँकि ये रिकवरीज़ की हैं और वो अरबों की रिकवरीज़ थी जो उस टारगेट से हुई, उसमें हमें हमारा 20% अदा किया जाए।
टोटल मुकदमा जो था ये आर्बिट्रेशन यानी कि मसालती एक काउंसिल होती है, अदालत होती है, उसके सामने चला, उस एग्रीमेंट के मुताबिक था। 2009 में इन्होंने ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की आर्बिट्रेशन की, अक्टूबर 2009 में ब्रॉडशीट ने। उस वक़्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनका इन मामलात के अंदर कितना इंटरेस्ट है मुझसे आप बेहतर जानते हैं। ये 2009 से लेके सन 2016 तक मुकदमा ये चलता रहा मसालती अदालत में। पहले NRO के एक हुकूमत थी, फिर NRO की दूसरी हुकूमत थी, दोनों ने जिस तरह से मुकदमा परसू किया वो एक अलग बहस है। पाकिस्तान के नैब का और पाकिस्तान का ये क्लेम था कि इन्होंने हमें असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं की। ब्रॉडशीट का ये कहना था कि असिस्टेंस प्रोवाइड करें या ना करें, मुआहदे के तहत आप हमें 20% देने के पाबंद हैं। मसालती अदालत ने 2016 में मुआहदे की शिकों के मुताबिक ये करार दिया कि आप इनको पैसे देने के पाबंद हैं, क्योंकि मुआहदे के अंदर लिखा था कि, और ये मुआहदा गलत हुआ था, उसके अंदर ये लिखा था कि मुआहदे में कि अगर ये कोई काम करें ना करें, इसके बावजूद इर्रिवोकेबल यानी कि रिवर्स नहीं हो सकता, इनको अपने पैसों की अदायगी करनी है। उसके बाद से 2016 के बाद फिर क्वांटम की प्रोसीडिंग्स होती हैं कि पहले ये तय पाता है कि पैसे बनते हैं कि नहीं, और उसके बाद कितने पैसे दिए जाने हैं, उसकी प्रोसीडिंग्स 2 साल चली। जब हम हुकूमत में आए तो उस वक़्त ये क्वांटम डिसाइड हो चुका था और हमने फिर अपील फ़ाइल कर दी, और वो 2 साल अपील का सिलसिला चला साल 2020 तक। उसके बाद ये जो अब एवन फील्ड का यहाँ पे जो कनेक्शन और लंदन हाई कोर्ट आता है वो वाज़े करना बड़ा ज़रूरी है। जब उनको अवार्ड हो गया और अपील का प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया, तो इन्होंने जो इनके हक़ में अवार्ड हुआ उसको हासिल करने के लिए ब्रॉडशीट ने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के ऊपर एक चार्जिंग ऑर्डर ले लिया लंदन की हाई कोर्ट से। चार्जिंग ऑर्डर ये होता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, और चूँकि हमारे पास एक जजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डेट की, यानी कि उन्होंने ये हमारे पैसे देने हैं, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी के ऊपर इसको डिस्पोज ऑफ ना किया जा सके जब तक हमारा डेट अदा ना हो जाए। और उस मद में अच्छा, अगर इस लंदन हाई कोर्ट के इस चार्जिंग ऑर्डर को उन्होंने पहले प्रोविजनल उसको चार्जिंग ऑर्डर दे दिया, और जो प्रोविजनल चार्जिंग ऑर्डर दिया वो दिया है जून 2020 में। जून 2020 में जब वो प्रोविजनल चार्जिंग ऑर्डर दिया तो उन्होंने फिर ये माना कि पाकिस्तान का इसके अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट कह चुकी है कि ये प्रॉपर्टी जो है बहक़ सरकार पाकिस्तान ज़ब्त कर ली जाए। अब 100% वो फुली पाकिस्तान को रिवर्ट तब होगी जब आपका सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला तय हो जाएगा। जब उन्होंने ये कह दिया तो इसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर चार्जिंग ऑर्डर लगा दिया, और चार्जिंग ऑर्डर लगाने के बाद जब दिसंबर में ये जो ख़बर बनी वो इस तरह से बनी कि ये अब मेरे पास उस फैसले की कॉपी भी मौजूद है, जिसमें जो इसको 17 दिसंबर के बाद ये हाई कोर्ट में इन्होंने चार्जिंग ऑर्डर ख़त्म कर दिया, विड्रॉ कर दिया, यानी कि ब्रॉडशीट ने अपना चार्जिंग ऑर्डर वापस इसलिए ले लिया कि उनको पेमेंट हो गई जो उनकी डेट की पेमेंट थी, तो इसलिए अब उनका कोई क्लेम नहीं बना। तो टोटल प्रोसीडिंग्स जो लंदन में हुई थी वो ये हुई कि वो चार्जिंग ऑर्डर ख़त्म हो गया, और ख़त्म इसलिए हुआ कि ब्रॉडशीट को उनकी पेमेंट होगी, लेकिन उस चीज़ को ऐसे स्पिन किया गया कि जैसे बकौल मरियम के अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह और वो बेगुनाह करार पाए। तो ये इनका एक और झूठ पकड़ा गया। बाकी जो बातें कावे मौसवी के इंटरव्यू की हैं उसमें से कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक बात तो ये है कि जिस चीज़ पे ये रिलाय कर रहे थे कि शायद उस बंदे ने इनके हक़ में कोई बात कर दी है, उसने एक पूरे इंटरव्यू के अंदर बतला दिया है कि ये तो हैं ही चोर और इन्होंने हमें भी ब्राइब करने की कोशिश की, और इसके साथ साथ उन्होंने इनके जो लंदन हाई कोर्ट के फ़ैसले को ऊपर अपना बयानिया पेश करने की कोशिश की, उसको उन्होंने एक्सपोज कर दिया। और आखिर में ये जो चीज़ बार बार दोहराई जाती है अकामे की कि जी सिर्फ़ अकामा सिर्फ अकामा, ये जहन में रखिए कि ये सिर्फ अकामे की बात नहीं है। अभी आपके सामने एक हालिया मिसाल मौजूद है ख्वाजा आसिफ की। ये अकामे की आड़ में पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो अपने मनी लॉन्ड्रिंग को आसानी से कर पाता है। अब ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ जो बाकी सारा केस है उसमें से एक मैं ये टोटल केस नहीं है ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़। ख्वाजा आसिफ के केस में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, तमाम असासों का कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई उसके पीछे ख़रीदो फ़रोख्त या कारोबार नहीं है। लेकिन एक असासा उनमें से जो है वो आम आदमी के समझने के लिए बड़ा आसान है और अकामे की सूरत में भी आपको समझ में आता है, वो है उनकी दुबई से 14 करोड़ की सैलरी। अब एक शख्स पाकिस्तान में वज़ीर दिफा है,
फिर उसके बाद वो पानी और बिजली का वज़ीर बनता है, फिर उसके बाद वो वज़ीर ख़ारजा बनता है। लेकिन इस तमाम दौरान, इस तमाम पीरियड में वो दुबई की एक कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कंपनी के अंदर तनख्वाहदार मुलाजिम भी है, जिसने अपने एग्रीमेंट के मुताबिक, जो उसने एग्रीमेंट सो कॉल्ड पेश किया, 8 घंटे की शिफ्ट भी लगानी है, हफ्ते में सिर्फ 2 छुट्टियां हैं, साल में सिर्फ 20 छुट्टियां हैं, और वो वहाँ पे 50,000 दिरहम के ऊपर मुलाजिम है। और वो पैसा, और चलें ये बात भी मान ली जाती कि अगर कोई उसका सबूत दिखा देते, ख्वाजा आसिफ की उस क्लेम का कि ये 14 करोड़ रुपया मुझे सैलरी मिली, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो पेश नहीं कर सके 2 साल गुजरने के बावजूद। आप तमाम लोग मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते हैं, अखबारों में काम करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 50,000 दिरहम सैलरी मिलती होगी। अगर मिलती है तो मैं आपकी जगह नौकरी करने को तैयार हूँ। जो भी हमें यहाँ छोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं वो भी कैश शायद ही किसी को मिलता हो, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, आपका कंपनी आपको ट्रांसफ़र करती है। ये मुशीर दाखिला शहजाद अकबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, चीट केस का हवाला दे रहे थे और कावे मौसवी के इंटरव्यू के हवाले से बात कर रहे थे कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में नवाज शरीफ के झूठ का सारा पोल खोल दिया है। अब जिक्र करेंगे वजीर आजम के 2 टोक बयान का। तो इमरान खान ने सियासी हरीफों को वाज़ेह पैगाम दे दिया और कहा कि अपोजिशन मुंतखब हुकूमत गिराने के हरबे फौज पर प्रेशर डाल रही है और इन सब का इलाज होने वाला है। माफिया के सामने झुकाने के लिए सारा गेम खेला जा रहा है। ये मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। तब्दीली का अमल शुरू हो चुका, बड़े डाकू जेलों में जा रहे हैं और नैब के चक्कर लगा रहे हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला, PDM आज मलाकन में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जी हाँ, बटखेला जफर पार्क में जलसे के शुरुका के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान खान से। तो इमरान खान, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला तो शुरू हो गया है, मलाकन में जलसे की क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, आज PDM मलाकंड ज़िला के सदर मुकाम बटखेला के जफर पार्क में अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने जा रही है। सुबह ये फैसला हुआ था कि जफर पार्क में जलसा नहीं करेंगे, जो कुर्सियाँ लाई गई थी उसको हटा कर GT रोड पर जलसे के लिए इंतजाम किए जा रहे थे। उसी दौरान इख्तिलाफात सामने आए थे, तो मरकजी जो कायद है उनका मौलाना फजल रहमान की तरफ से कॉल आई, वो कह रहा था कि हर हाल में हम जफर पार्क में जलसा करेंगे, जिसके लिए तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अभी जो कायदीन है वो नहीं आए हैं, लेकिन उनके आने के लिए लोग काफ़ी तादाद में मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है। जी सही, बहुत शुक्रिया इमरान, आप इससे मुताल्लिक हमें बता रहे थे। और PDM अपना अगला पावर शो आज मालाकंड में करने जा रही है। PDM मालाकंड में अपना पड़ाव तो डालने जा रही है, तो पीपल्स पार्टी जलसे की मेजबानी कर रही है। जाले बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए सखा कोट में मौजूद हैं। कारकुनों के जोशो खरोश के बारे में जानते हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, तो बताइएगा कैसा माहौल देख रहे हैं आप? जी, PDM आज मलाकंड में पावर शो करने जा रही है। बटखेला में एक बड़ा जलसा आम का इनकाद होगा, लेकिन असल यहाँ पर जो वो है पावर शो है वो पीपल्स पार्टी का है। यहाँ पर जो है मलाकंड माजी में मनी लाड़काना कहा जाता था, और यही वजह है कि जगह जगह पीपल्स पार्टी के कारकुनान निकले हुए हैं। यहाँ पर टोलियों की सूरत में पार्टी तरानों के साथ वो अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल करेंगे यहाँ सखाकोट से, और उनको एक बड़े काफिले की सूरत में सखाकोट से दरगई से मलाकंड टॉप और फिर जलसे में उनको ले जाया जाएगा। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ गई। साबिक सदर को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक सदर के अस्पताल में अहम टेस्ट भी किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक आसिफ जरदारी की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं है। आसिफ जरदारी को गुज़श्ता रात तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तबीयत नासाज है, अस्पताल में दाखिल होने की वजह से पेश नहीं हो सकता। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। जी सुहेल, बताइएगा इस बारे में।
देखिए 8 करोड़ रुपए की मशहूर ट्रांजैक्शन का केस है। ये जाली अकाउंट स्कैंडल की ही एक इंक्वायरी है जिसमें चेयरमैन नायब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। इसमें दरखास्त जमानत पर समाज कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होनी है, लेकिन उससे पहले साबिक सदर की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी गई है और ये कहा गया है कि उनकी तबीयत नासाज है। 10 तारीख को उनकी सेहत खराब होने पर दोबारा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, इसलिए वो कल जाती तौर पर पेश नहीं हो सकेंगे। उन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए और ये भी साथ कहा गया है कि वो अपना मेडिकल रिपोर्ट भी 12 तारीख को जब समाप्त होगी तो अदालत में पेश कर देंगे। इस वक्त उनको अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है, लिहाजा इस्लामाबाद आकर अदालत के सामने पेश होना मुमकिन नहीं है। तो कल इस अहम केस की समाअत होनी है। नायब की जानिब से पहले ही इस्तदा की जा चुकी है कि दरखास्त जमानत खारिज करते हुए आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद, अपडेट किया आपने। व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करें या फिर खैर बात कह दें। मुफ्त व्हाट्सएप बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों से अपने फ़ोन नंबर और तस्वीर जैसी ज़ाती मालूमात फेसबुक के हवाले ना की तो अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। IP एड्रेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ग्रुप की तफसीलात और प्रोफाइल पिक्चर भी फेसबुक की नजरों में होंगी। मजीद बता रही हैं शाहीन शहजादी। अरे क्या व्हाट्सएप के फीचर बदल गए? आपने नए कवायद पढ़े हैं क्या? नहीं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नई पॉलिसी के मुताबिक व्हाट्सएप सार्फिन का डाटा ना सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि इसे फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। यानी आपका नाम, फ़ोन नंबर, फ़ोन की मालूमात, मोबाइल मॉडल और कंपनी, इंटरनेट कनेक्शन, बैटरी लेवल, व्हाट्सएप पे किए जाने वाला कोई भी माली लेन देन, मुस्तकिल में व्हाट्सएप के इस्तेमाल के लिए आपको इन तमाम शराइत को मानना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, जिसका इत्तलाक 8 फरवरी 2021 से होगा। व्हाट्सएप ने यह भी कहा है कि आपकी वो मालूमात भी शेयर की जा सकती हैं जिसकी रजामंदी आपने राजदारी के कानून के तहत दी थी, यानी मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट नंबर्स, स्टेटस अपडेट्स और व्हाट्सएप कब और कितनी देर इस्तेमाल किया गया। ये शराइत 8 करोड़ पाकिस्तानी व्हाट्सएप सार्फिन को तो मानना पड़ेगी, मगर इनका इत्तलाक यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक में नहीं होगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के बाद जहां लोग दूसरी ऐप्स की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, वहीं टेलीग्राम, सिग्नल और दीगर चॉइसेस भी अहम है। पाकिस्तानियों ने भी व्हाट्सएप की तरह ऐप बनाई है जिसमें वीडियो, ऑडियो कॉल्स के साथ साथ लाइव लोकेशन और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी खुसूसियात शामिल हैं और लोगों ने इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। जी हाँ, लोगों ने इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है और इसी ऐप के बानी माजिद अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच। जी माजिद साहब, ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से लोगों को शक व शुबहात थे, तो आपकी ऐप में प्राइवेसी के हवाले से क्या ख़ास फीचर्स रखे गए हैं? और सर ये भी बता दीजिएगा, क्या इसके ऊपर कुछ चार्जेस होंगे या ये ऐप फ्री होगी? जी, सबसे पहले तो ये ऐप अभी तो फ्री ऑफ चार्ज ही है और प्राइवेसी के लिहाज से मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अब फाइनली थोड़ा सा इसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि हमने पहले भी 1-2 शोज़ पे गए और हमने बताया कि हमने पेटेंट्स कराए हैं प्राइवेसी के इर्द गिर्द और हमारी ये पूरी ऐप बनाने का मकसद ही प्राइवेसी के इर्द गिर्द था, बट पहले लोगों को इतना आइडिया नहीं था। अब जब वो ऑफिशियली एक्नॉलेज कर रहे हैं और जैसे आपने जिक्र किया कि यूरोपियन ममालिक में GDPR जैसी लेजिस्लेशंस आ गई हैं, तो उधर तो लोगों का डाटा शेयर नहीं किया जाएगा, बट बाकी ममालिक बिलखुसूस जैसे पाकिस्तान में भी लोगों का डाटा शेयर किया जाएगा। तो प्राइवेसी का ही हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल था, सबसे ज़्यादा फोकस था, उसी के इर्द गिर्द हमने पेटेंट्स बनाए और उसी के इर्द गिर्द हमने इस ऐप को बनाने का मकसद शुरू किया था। ठीक है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि प्राइवेसी के ऊपर आप लोग का काफ़ी फोकस रहा है, तो सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस ऐप में मज़ीद और क्या खुसूसियात हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में भी बता दें। जी, इसमें हमने प्राइवेसी तो एक बेसिक कोर फंक्शन है जिसके ऊपर हमने पूरा बिजनेस मॉडल बनाना था, लेकिन उसके साथ साथ हमने कहा कि हम सिर्फ व्हाट्सएप की तरह की एक ऐप नहीं बनाएंगे बल्कि उसमें और बहुत सारे नए फीचर्स डालेंगे। तो इसमें हमने एक बहुत अच्छी चैट प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें ऑडियो, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस सब तो आपके हैं ही हैं, उसके साथ साथ मैप्स पे लाइव लोकेशन, आपके इर्द गिर्द की ज़रूरी जगहों को आप देख सकते हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी में ना सिर्फ आप मैप्स पे इर्द गिर्द लोकेशंस को देख सकते हैं बल्कि इसके बहुत सारे एलिमेंट्स को खेल भी सकते हैं। जिस तरह हमने जिना का कायद आज़म के लिए एक काइड डे के लिए स्पेशल एक एलिमेंट बनाया था, तो इस तरह की कुछ खास फीचर्स हमने इस ऐप में इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि बिलखुसूस सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप से ज़रा हट के भी हैं। सही। अच्छा माजिद साहब, सिग्नल, टेलीग्राम भी लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल, क्या मुस्तकबिल में ऐसी कोई परेशानी होगी? आपकी ये ऐप कौन कौन सी मार्केट्स को कैप्चर करेगी?
जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जो अब लोगों को फ़िक्र पड़ रही है कि अब वो क्या करें, अब जब पता चल गया है तो बाकी ऐप से भी जाने का मैं एक ही मिसाल देता हूँ कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। जो बाकी जितनी ऐप्स हैं, सिग्नल, टेलीग्राम और भी जो एक दो बड़ी ऐप्स हैं, ये सब भी बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के बैक्ड हैं। अगर अपन का थोड़ा सा सर्च करें तो इनमें कई मिलियन डॉलर्स कंपनीज ने फंड किए हुए हैं। इनमें से कुछ के बिजनेस मॉडल डिस्क्लोज नहीं, कुछ के डिस्क्लोज नहीं है, और सिर्फ कुछ ही वक्त की देर है कि इतने मिलियन डॉलर्स के अगेंस्ट बिजनेस केस उनका पता चलेगा, तो उनकी भी प्राइवेसी का अभी तक नहीं है। ना ही वो हमारी किसी गवर्नमेंट को वो लेजिस्लेशन को कंप्लाई करते हैं, और ना ही वो डिस्क्लोज करते हैं कि इतना पैसा कहाँ आ रहा है और कैसे रिटर्न करेंगे। तो जिस तरह व्हाट्सएप का भी चंद साल बाद अब पॉलिसी आई है, GDPR पॉलिसी आई है, अमेरिका में नए लॉज आने वाले हैं, तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ रहा है। इसी तरीके से बाकी ऐप्स को भी अनकरीब डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये ख्याल है कि आप यहाँ से हट के और ऐप्स पे चले जाएंगे और आप सिक्योर हो जाएंगे, तो वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके भी सिक्योरिटी के मसले मसाइल हैं। हाँ, ये है कि वो इतना इंक्रिप्टेड है कि कोई और बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनका इस डाटा से क्या लेने देना है, जब तक वो अपना बिजनेस मॉडल डिस्क्लोज नहीं करते। जिस तरह हमने अपना बिजनेस मॉडल डिस्क्लोज किया, एक ऑगमेंटेड रियलिटी के इर्द गिर्द है, जब तक वो भी डिस्क्लोज नहीं करते, उनको भी आप बिल्कुल सेफ ना समझें। अच्छा, हुकूमत ने कोई राब्ता किया है आप लोगों से, और अगर किया तो क्या मशवरा है उनके लिए आपको? जी, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ना सिर्फ हमारी हुकूमत बल्कि बहुत सारी दुनिया की हुकूमतों को इतनी तेज़ी से रेवोल्यूशन आई कि नहीं समझ लगी, और अभी तक नहीं पता चल रहा कि क्या करना है। एक पॉलिसी जिस तरह आपने जिक्र किया कि GDPR की वजह से यूरोपियन यूनियन में कुछ थोड़ा सा उनको मसला पड़ रहा है, लेकिन इस तरीके की मज़ीद लेजिस्लेशंस लाने की ज़रूरत है। अभी कुछ अर्से पहले ही हमें पता चला कि किस तरह हमारी आर्म फोर्सेस को भी प्रॉब्लम हो रही है डाटा वायलेशंस के साथ। ये चीज़ें आगे जाके मज़ीद बढ़ेंगी, तो हमारी गवर्नमेंट को अभी स्टेप अप करना चाहिए, पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और ये फोकस करना चाहिए कि अगर बाहर की कंपनी को डाटा लेके जा रही हैं तो क्यों लेके जा रही हैं। तो जब तक हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं करेगी, ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करेगी, कुछ सख्त रेगुलेशंस नहीं लेकर आएंगी कि जितना ही कस्टमर का डाटा है, जिससे कहते हैं डाटा इज़ वैल्यूएबल देन ऑयल, तो बाहर की कंपनियां क्यों लेके जा रही हैं और उसके साथ क्या कर रही हैं। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि बहुत शुक्रिया माजिद अजीज साहब आपका। आगे बढ़े, लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक आखिरी राइड लेने वाला ही ड्राइवर का कातिल है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, क्या कहना है पुलिस का इस बारे में? जी, पुलिस का यही कहना है कि चंद रोज पहले जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली जो कत्ल हुआ था, उसका जो कातिल है वो आखिरी राइड लेने वाला, उसका नाम जो है वो ताहिर उन्होंने बताया। उनका ये कहना था कि इसने आखिरी राइड ली थी और इसके दोस्त मोहसन ने इसको ये आखिरी राइड जो है वो बुक करवा कर दी थी। जब मोहसन से मजीद तफ्तीश की गई तो मोहसन ने बताया कि मैंने उसको बुक करवा कर, चूंकि उसका मोहल्लेदार था तो उसके कहने पे मैंने बुक करवाई, जिस पर पुलिस ने उसके घर रेड किया तो वो घर से फरार हो गया। पुलिस का ये कहना है जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो जाता उस वक्त तक ये कहना मुश्किल है कि उसने कत्ल क्यों किया, लेकिन ये जरूर है कि कत्ल जो है वो ताहिर ने ही किया है। जी, बहुत शुक्रिया रियाज अहमद आपका। और अब बात करते हैं कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चीनी कौंसल खाने पर हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने कालादम BLA के 5 दहशतगर्दों पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्ज़मान ने सहत जुर्म से इनकार कर दिया। मुल्ज़मान में अहमद हसनैन, नादिर खान, अली अहमद, अब्दुल लतीफ़ और असलम शामिल हैं। अदालत ने गवाहान और तफ्तीशी ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर गवाहान और तफ्तीशी ऑफिसर को पेश होने का हुक्म भी दे दिया। बिजली की तवील ब्रेकडाउन के असरात जारी है। लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट तक पहुंच गया है। शहर में हर 2 घंटों बाद आधा घंटा और मज़ाफ़ाती इलाकों में एक घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। मोहम्मद लुकमान, लोड शेडिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है? बिल्कुल, जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके साथ तो अब लाहौर से पंजाब भर में आना शुरू हो गया है। इसका भी सिस्टम स्टेबल नहीं है, और जो इसका शॉर्टफॉल है 2320 मेगावाट तक लाहौर में अकेले में है, और 1000 मेगावाट जो बिजली मिल रही है वो है कि जो हर 2 घंटे के बाद आधे घंटे की लोड शेडिंग शहर में जारी है। और जो मुजाफाती इलाके हैं जैसे शेखुपुरा है, कसूर है और दीगर जो जिला है उनमें लोड शेडिंग इससे कहीं ज्यादा है। जो लेफ्टो काम का कहना है कि जब तक डेस्टिनेशन बढ़ती नहीं है ये सूरत बरकरार रह सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद लुकमान आपका। कौम को एक और मसला भी दरपेश है और वो है चीनी का बहरान। शहरी परेशान है और शहर के सहूलत बाजारों से शहरी चीनी खरीदने से क्यों कतरा रहे हैं, ये माजरा क्या है देख लेते हैं शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में।
चीनी का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था, तकरीबन एक हफ्ते से जो सा वो नहीं आ रही। पीछे हमने आगाह किया हुआ है, वो कह रहा है कि 1-2 दिन में हम चीनी अवेलेबल आपको इस बाज़ार में कर देंगे। ये है लाहौर के सहूलत बाजार, जहां अवाम हो रहे हैं सस्ती चीनी के लिए ख्वार। ढूंढते ढूंढते अगर कहीं शहरियों को चीनी मिल भी जाए तो इतनी बारीक के फूंक मारे और हवा में उड़ जाए। ये चीनी है, अवाम कहती है कि बारीक चीनी है, काफ़ी बारीक है, ये मतलब मीठी भी नहीं है उस हिसाब से जिस तरह मोटी चीनी मीठी होती है। ये अवाम काफ़ी कम लेके जाती है। पहले तो बाज़ार में मिलती नहीं है, जहाँ मिलती है वो बिल्कुल नमक से भी पाउडर है, बारीक है, तो 1 किलो जहाँ इस्तेमाल होती है 2-3 किलो इस्तेमाल होती है। सहूलत बाजारों में चीनी की कीमत 81 रुपए 50 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 92 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सहूलत बाजारों का हाल तो ऊंची दुकान फीके पकवान जैसा है और सस्ती चीनी के दावे तो हवा में उड़ रहे हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। फैसलाबाद में चीनी की कीमतों ने एक बार फिर सेंचुरी मुकम्मल कर ली, जबकि शहर में सिर्फ 7 रोज का स्टॉक बाकी रह गया। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। एक महंगाई, ऊपर से शॉर्टेज की दुहाई। फैसलाबाद में चीनी आवाम को चैन से नहीं बैठने दे रही। जिला इंतजामिया ने 7 रुपए इजाफे के बाद शुगर की कीमत 88 रुपए मुकर्रर की तो मुनाफाखोरों ने 17 रुपए का इजाफा करके 100 रुपए में बेचना शुरू कर दी। ये तो जनाब लोगों की जेबों पे डाका डालने के मुतरादिफ है और इन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं। चीनी के डीलर कहते हैं शहर में सिर्फ 7 रोज का स्टॉक बाकी, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। 99 रुपए जो सी इधर होलसेल में है अभी, लेकिन ये रोज बार रोज मार्केट तेज हो रही है और पीछे सप्लाई लाइन जो सी है ना वो भी डिस्टर्ब है। सर्दी की वजह से कह लें गन्ना कम जा रहा है, इस वजह से कह लें रेट गन्ने की ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं ये सारी फैक्टर है। संती शहर में एक हफ्ते में शुगर की कीमतों में 18 रुपए का इजाफा हुआ है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। और अब कातिल वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वार जारी हैं और 24 घंटे में मजीद 32 अमवात हुई हैं। 1877 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मुस्बत केसेस में कमी आ रही है, मजीद एहतियात की बहुत ज़रूरत है। मुल्क में कुल अमवात 10,674 हैं और इस वक्त मुल्क में 35,246 एक्टिव केसेस हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात से कोरोना मुस्बत केसेस और अमवात में कमी आ रही है। नवंबर और दिसंबर के पहले हफ्ते अस्पताल में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद ज़्यादा थी। सबको जिम्मेदारी लेने और एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान में फरवरी से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने नया दिन में कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा पैरामेडिकल स्टाफ और बुजुर्गों को पहले वैक्सीन लगेगी। वैक्सीनेशन के लिए शहरियों की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।